हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर इंटर्नशिप फाइल से। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको 1 महीने के लिए टीचिंग के लिए जाना होता है। उसके दौरान आपको एक फ़ाइल मिलती है जो आपको बनाना होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको जितने भी 10 टॉपिक मिले होंगे, ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पूरा ख़त्म कर देंगे। और अगर अभी तक आपने टीचिंग वाला फाइल नहीं बनाया है तो आप इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी आपको पता है कि इंटर्नशिप के 100 नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो ये तो तय है कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है। और 10 टॉपिक होते हैं जिसपे एक टॉपिक 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो एक फाइल लीजिए, आपको कॉलेज की तरफ से मिला होगा या फिर आपने बाहर से लिया होगा, तो आप उस फाइल में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कक्षा अवलोकन और शिक्षण विधि। तो ये आपका हेडिंग हो जाता है और इसके बाद आपका हो जा प्रस्तावना, ठीक है। हेडिंग होगा प्रस्तावना। तो देखिए क्या लिखना है कि कक्षा अवलोकन का अर्थ होता है कक्षा प्लस अवलोकन। कक्षा का अर्थ होता है कमरा और अवलोकन का अर्थ होता है निरीक्षण करना, अर्थात कक्षा से संबंधित सभी बातों का अवलोकन करना। ये आपका प्रस्तावना हो जाता है। अब आपको लिखना है कि कक्षा कक्ष का रख रखाव एवं बैठक व्यवस्था। तो फर्स्ट, विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के बैठने के चटाई और बेंच की व्यवस्था है। अब देखिए आपके यहाँ जैसे मतलब कि 1 से 5 तक की क्लास में जैसे मान लो कि कुछ बच्चे चटाई पे बैठते हैं तो कहीं ब्रेंच पे होता है, ठीक है। तो अगर आपके स्कूल में केवल और केवल चटाई है तो आप चटाई और दर्रे लिख सकते हैं, और अगर ब्रेंच भी है तो आप ब्रेंच भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे कि विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के बैठने के लिए चटाई और ब्रेंच की व्यवस्था है। दूसरा, कक्षा में चाक व डस्टर की व्यवस्था है। तीसरा, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध है, मतलब टीएलएम उपलब्ध है। एंड आपका जो अगला पॉइंट है कि दीवारों पर टीएलएम बने हुए कि शिक्षण सहायक सामग्री के चित्र भी बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को कुछ भी सीखने और समझने में आसानी हो। अगला आपका पॉइंट है कि विद्यार्थी छोटे से बड़े क्रम में बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक कक्षा में श्यामपट्ट की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी कॉपी किताब एवं आवश्यक सामग्री बैग में रखकर ले जाते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में दरवाजे एवं खिड़कियों की व्यवस्था है और कक्षा में उचित प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था है। कक्षा कक्ष का आकार उचित है, इसलिए छात्रों को बैठने की व्यवस्था पर्याप्त है। कक्षा में विभिन्न स्तर के छात्र हैं, कमजोर, सामान्य और प्रतिभाशाली। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आप जब टीचिंग करने जाओगे तो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपके जो स्कूल है उस कमरे में उचित प्रकाश है या नहीं, ठीक है। अगर है तो आप लिखोगे और ये भी लिखोगे कि कक्षा में जो बैठने का जगह वो उपलब्ध है या नहीं। तो आप अपने अनुसार लिख सकते हो, अगर है तो आपसे यही लिख देना। और कक्षा में कुछ विभिन्न स्तर के छात्र हैं, कमजोर भी हैं, सामान्य भी हैं और कुछ प्रतिभाशाली होते हैं। अगला आपका जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा, ये सारे कक्षा अवलोकन का हेडिंग है। अगला आपका है दूसरा हेडिंग की कक्षा का अनुशासन। कक्षा का अनुशासन कैसे है ये आपको अपने फाइल में लिखना होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक छात्र छात्रा क्रमबद्ध छोटे से बड़े के क्रम में मैदान में खड़े होकर दैनिक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद पंक्ति से कक्षा में जाते हैं, मतलब लाइन बनाकर बहुत ही शांतिपूर्वक कक्षा में जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपने नियमित स्थान पर छोटे से बड़े क्रम में चटाई और बेंच पर बैठते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सभी कक्षाएं समयानुसार और विषयानुसार संचालित की जा सकती है, समय के अनुसार सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि सभी अध्यापक एवं जो अध्यापिकाएं हैं विद्यालय के समयानुसार कक्षा में पढ़ाते हैं और कक्षा में
बाहर जाने एवं कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व शिक्षक की अनुमति लेते हैं और सभी विद्यार्थी अपने स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं। और देखिए, और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कक्षा में जब अध्यापक या अध्यापिकाएं प्रवेश करते हैं तो सभी छात्र छात्रा खड़े होकर अभिवादन करते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो अगर आपके क्लास में ऐसा होता हो तो आप लिख सकते हो। अगला आपका हेडिंग है शिक्षण विधि। मतलब क्या शिक्षण विधि होती है पढ़ाने के। तो पहला है आपका प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित किया जाता है। सेकंड आपका पॉइंट है कि उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके। अगला पॉइंट है कि छात्रों के माध्यम से तथा उच्च स्तर के प्रश्न आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं और प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत ही एक्टिव रहते हैं। अगला आपका जो टीचिंग विधि है वो है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि वह माध्यम है जिसमें विषय वस्तु के कठिन अंशों का सरलता से सरल भाषा में छात्रों के मानसिक रुचि को अनुकूलन गहराई के साथ विश्लेषण करके इस प्रकार समझाया जाता है जिससे कि विषय वस्तु उन्हें अधिक स्पष्ट, सुगम तथा बोधगम्य होने लगे। विषय वस्तु जितनी कठिन होती है उतनी ही प्रभावशाली व्यवस्था करने की जरूरत होती है। मतलब जितना ही कोई हार्ड टॉपिक होता है उतने ही हम व्यवस्था करते हैं कि आसानी से आसानी उसको समझ में आ सके, कोई भी जो सब्जेक्ट विषय कोई भी टॉपिक हो। अगला आपका है कहानी कथन विधि। तो कहानी कथन से तात्पर्य है कहना या कहानी सुनाना। कहानी कथन से बालकों की जिज्ञासा बढ़ाने में, उनका काल्पनिक एवं तार्किक शक्तियों के विकास में, विषय वस्तु को सूक्ष्म एवं जटिल अंशों में स्पष्टीकरण में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। अगला आपका है स्पष्टीकरण विधि। किसी भी विषय वस्तु को सरल, सुगम तथा बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षण स्पष्टीकरण विधि की सहायता लेता है। कठिन प्रकरणों को इस प्रकार से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है कि कुल विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाए। स्पष्टीकरण करते समय छात्रों को रुचि, मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। स्पष्टीकरण करते समय छात्रों की रुचि तथा मानसिक स्तर का ध्यान भी रखना चाहिए। एक ही बार, 2 बार हो गया है। अगला आपका है वाद विवाद विधि। तो देखिए, वाद विवाद 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारशील चिंतन है जिससे वे किसी समस्या के समाधान या उसकी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास में सहयोगी रूप से विचारों एवं रचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये जो विधि होता है वाद विवाद विधि होता है। अगला आपका जो चौथा हेडिंग है सहायक सामग्री का प्रयोग, प्रश्नों की रचना एवं पूछने का ढंग, छात्र सहभागिता को प्रोत्साहन आदि का विवरण। तो देखिए, फर्स्ट इसमें पॉइंट है कि सभी अध्यापक आवश्यकता पड़ने पर विषय से संबंधित टीएलएम का प्रयोग करते हैं ताकि विद्यार्थी को विषय या पाठ आसानी से समझ में आ जाते हैं। पढ़ाते समय इनका भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में चार्ट एवं मॉडल भी उपलब्ध है। अध्यापकों द्वारा बनाए गए प्रश्न जो कि पाठ से संबंधित थे, विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उदाहरण जैसे कि शब्दों और वाक्यों को पढ़ाने और अच्छे से समझाने के लिए पहले वर्णमाला का ज्ञान दिया गया, क्योंकि जब तक हम उन्हें वर्णमाला के बारे में, मंत्रा के बारे में नहीं बताएंगे तब तक वो किसी भी शब्द वाक्य को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उन्हें वर्णमाला का ज्ञान दिया गया। अधिकतर प्रश्न उदाहरणात्मक एवं व्याख्यात्मक रूप से पूछे गए ताकि हम छात्र छात्राओं को आसानी से सिखा सकें। अध्यापिका द्वारा प्रश्नों का उत्तर जानने से पूर्व कहा गया कि जिन छात्रों को प्रश्नों का उत्तर आता है वे हाथ उठाएं और उसका आंसर दें। उसके बाद विद्यार्थियों ने उत्तर दिया। कक्षा में पढ़ाते समय सभी छात्र छात्रा शांत बैठकर पढ़ रहे थे और छात्रों से प्रश्न पूछे जाने पर छात्रों ने उसका उत्तर दिया और सही उत्तर देने के बाद अध्यापिका ने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश और तालियां बजाकर प्रोत्साहित किया, क्योंकि जब आप उनको प्रोत्साहित करोगे तो वो और ही एक्टिव रहेंगे और किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही जल्दी से देंगे, मतलब डरेंगे नहीं।
अब देखिए समालोचना, इसमें आप क्या समालोचना, क्या उसमें खामियां हैं, ये आप समालोचना में बताओगे। जैसे कि विद्यार्थियों को गृह कार्य नियमित रूप से दिया जाता है, परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गृह कार्य करके नहीं लाते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि कुछ विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, जबकि पढ़ाई समय सारणी के अनुसार होती है। कुछ विद्यार्थी पेंसिल, रबर, कटर एवं कुछ किताबें नहीं लाते हैं। विद्यार्थियों के घर पर उनके पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माँ बाप, भाई बहन उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए और भी वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। सभी अध्यापक प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को स्वच्छता आदि के लिए प्रेरित करते हैं, जिन पर कुछ ही बच्चे ध्यान देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। अब देखिए आप सुझाव क्या देना चाहते हो, तो सुझाव दीजिए कि प्रत्येक कक्षा के लिए पिछड़े व कमजोर वर्ग के छात्रों पर विशेष ध्यान व विशेष शिक्षण व्यवस्था कराई जानी चाहिए। एंड सेकेंड है कि कक्षा का प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्येक कक्षा की साप्ताहिक रूप से दीवारों और कमरों की सफाई कराई जानी चाहिए। तो देखिए ये आपका पूरा कक्षा अवलोकन यही समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिए केवल और केवल आप इतना लिख दोगे, तो इससे ज्यादा और कुछ लिखने की जरूरत किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचना। जी हाँ, आज का हमारा ये टॉपिक है और आपने अगर टीचिंग करा होगा तो आपको ये सब फाइल बनाना होगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने अपना फाइल नहीं बनाया है तो मैं एक अच्छा अवलोकन का वीडियो अपलोड कर दी हूँ, प्लस आपको मैं जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दी हूँ, आप वहां से ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड करके और अच्छे से लिख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा हेडिंग है, प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचना, जो 10 नंबर का होता है। ठीक है, हर आपको पता है कि आपको जो इंटर्नशिप मिलता है वो उसमें आपको 10 टॉपिक लिखना होता है, वो भी एक ही फाइल में, और जितने भी 10 टॉपिक होते हैं वो कुल 10-10 नंबर के होते हैं, मतलब कि आपको इंटर्नशिप फाइल में कुल 100 नंबर मिलता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे इसमें लिखा है कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ आपको अलग लिखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना लिखना होगा। ठीक है, तो प्रस्तावना में सबसे पहले आप ये तो सबसे फर्स्ट आपका है टीएलएम का पूरा नाम क्या है। तो टीएलएम का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल और हिंदी में होता है शिक्षण अधिगम सामग्री। कक्षा में पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को अधिक बोधगम्य, सरल एवं रुचिकर बनाने हेतु जो भौतिक संसाधनों, सूचनाओं, सामग्रियों का प्रयोग में लाई जाती है उन्हें हम शिक्षण अधिगम सामग्री या टीएलएम कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी विषयों को समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और इस प्रकार विषयों को रुचिकर बनाकर छात्रों के पढ़ने से ज्ञान को अनेक मस्तिष्क में स्थायित्व प्रदान किया जाता है। तो ये रहा टीएलएम का प्रस्तावना। अब देख लेते हैं इसकी उपलब्धता। हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा है प्राथमिक विद्यालय, तो आपको मान लीजिए जो भी प्राथमिक स्कूल मिला है आप यहाँ नाम लिखोगे। फिर उसके बाद हमारे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, फ्लैश बोर्ड, चित्र आदि विषयवार एवं कक्षावार उपलब्ध है, तथा कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षाओं की दीवारों पर पेंट से बने हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो स्कूल होता है उसके दीवारों पर चित्र ये सब कुछ बना होता है, तो वो क्या होता है, टीएलएम होता है। जैसे कि इस शिक्षण अधिगम का प्रयोग शिक्षकों द्वारा किया जाता है। विद्यालय में बने सभी टीएलएम आकर्षक होते हैं, क्योंकि आकर्षक होंगे तभी छात्र छात्राएं उसे देखकर कुछ सीख सकेंगे और उनके मन में ये सवाल आएगा कि ये क्या है, और वो खुद ही सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद सभी टीएलएम उद्देश्य पर आधारित होते हैं, क्योंकि एक उद्देश्य होता है कि हम ये क्यों बना रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है। फिर होता है टीएलएम पर बने चित्र दीर्घ अथवा आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, फिर अगला आपका पॉइंट है सभी टीएलएम सुरक्षित रूप से दीवारों पर लगे हैं और विद्यालय में कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग किए जा रहे टीएलएम की विवरण निम्नलिखित है। तो फर्स्ट है आपका जैसे कि अब मैं आप यहाँ आप
चेंजेस क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके स्कूल में जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि आपके दीवार पे कुछ स्कूल पे कुछ और, जैसे वर्णमाला बना हो, माचिस की तिल्लियों का प्रयोग किया गया है, भारत का नक्शा बनाया गया है, ग्लोब बनाया गया है, शारीरिक अंगों के दर्शाने में प्रयुक्त। तो अगर आपके स्कूल में जो कुछ भी बनाया गया है तो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप ये भी लिख दोगे, अगर कुछ भी नहीं बना है, मान लीजिए ऐसा स्कूल मिला हो कि कुछ भी ना बना हो, तो फिर आप ऐसे थोड़ी ना छोड़ दोगे, ठीक है। तो आप इसमें से एक दो लिख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि टीएलएम की जो टीएलएम दीवारों पर बना है वर्णमाला चार्ट, सेकंड है माचिस की तिल्लियों का प्रयोग, थर्ड है भारत का नक्शा, चौथा है ग्लोब, एंड पांचवा है शारीरिक अंगों के दर्शाने में प्रयुक्त चार्ट। तो फर्स्ट है वर्णमाला चार्ट में क्या रहता है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला चार्ट के द्वारा बच्चों को हिंदी के अक्षरों एवं अंग्रेजी के अक्षरों को भली भांति समझने में मदद मिलती है। बच्चे वर्णमाला चार्ट को देखकर उसमें लिखित अक्षरों को आसानी से पढ़ लेते हैं, जिससे उनकी समझ में जल्दी आता है। अब देखिए ये चार्ट है, ठीक है। तो वर्णमाला चार्ट अपने कॉपी में आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्वर रहेगा, जैसे अ आ ई सॉरी अ आ ई उ री ऐ ओ औ अं अ। तो ये आपके क्या है, स्वर है। उसके बाद व्यंजन है पूरा, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ड, त थ द ध न प फ ब भ म, य र ल व श श ह छ त्र ज्ञ। तो इस तरीके से आपको लाइन से लिखना है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका जो टॉपिक है वो है माचिस की तिल्लियों का प्रयोग। बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हो। तो देखिए इसमें माचिस की तिल्लियों का प्रयोग क्यों करते हैं, तो माचिस की तिल्लियों के माध्यम से बच्चों को जोड़ व घटाने की संक्रियाएं समझने में हेल्प मिलती है। वो कैसे, अब उदाहरण के देखिए। तो जैसे फर्स्ट है आपका तिल्ली बना देंगे, ठीक है। तो जैसे 3 तिल्ली 3 तिल्ली, तो कितना होगा 6 तिल्ली। तो यहाँ 6 तिल्ली छोटे बच्चे बनाएंगे और आसानी से समझ जाएंगे और इसको समझेंगे कि ये जोड़ है। फिर 2 तिल्ली प्लस 2 तिल्ली, तो 4 तिल्ली, तो कितना होगा 4। फिर थर्ड होगा 3 तिल्ली माइनस 2 तिल्ली, तो कितना होगा 1 तिल्ली, आंसर होगा 1। चौथा है 5 तिल्ली और 5 तिल्ली, तो कितना होगा 0। तो इस तरीके से आप तिल्लियों का टीएलएम बनाकर आसानी से बच्चों को, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको जोड़ घटाने के बारे में बता सकते हो। तो बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर आप आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को जोड़ घटाना नहीं आता है, लेकिन जब आप उदाहरण देकर समझाते हो, जैसे कि मान लीजिए टॉफी, तुम्हारे पास 2 टॉफी था, हमने 1 ले लिया, तो कितना बचा, तो वो बहुत ही आसानी के साथ बोल देते हैं 1। लेकिन अगर वही आप जोड़ दोगे, मतलब कुछ काम दोगे कि 2 में से 1 घटाओ या फिर 2 में से 1 जोड़ो, तो वो जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आप उदाहरण देते हो तो आसानी के साथ वो सीख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टीएलएम का प्रयोग होता है। अगला तीसरा आपका हेडिंग है भारत का नक्शा। भारत के नक्शा से भी कुछ सीखते हैं, जैसे कि भारत के नक्शे का प्रयोग करके, ठीक है, विभिन्न राज्यों व उनकी राजधानी का नाम बच्चों को में आसानी होती है, मतलब उनको ज्ञात कराने में आसानी होती है, तथा कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्नोत्तरों के माध्यम से नक्शे में काफी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। और भारत के पड़ोसी देशों के भारत का मानचित्र तथा पड़ोसी देशों का नक्शा बनाकर टीएलएम के माध्यम से बच्चों को अध्यापकों द्वारा ज्ञानार्जन कराया जाता है। तो बहुत ही अच्छा होता है अगर आप नक्शा दिखाओगे कि ये भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, ये सब कुछ, मतलब अगर आप अच्छे से बताओगे तो आसानी के साथ चित्र को देखकर और समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है ग्लोब। तो ग्लोब में क्या होता है कि भूगोल शिक्षण में ग्लोब की सहायता से छात्रों की पृथ्वी की रूपरेखा, उसकी स्थिति, उसकी गति, विभिन्न देशों की सीमाएं, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व आदि बातों को बड़े सरल ढंग से बताया जाता है। ग्लोब के द्वारा पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी का पता लगाया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो आप देख सकते हो, अगर आपने ग्लोब देखा होगा,
ठीक है, ग्लोब देखा होगा तो आप आसानी से उसको दिखाकर, उसको बता कर के इधर भारत है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर अमेरिका है, ठीक है, तो आप उसको दिखाकर आसानी से समझा सकते हो। ठीक है, आप बता सकते हो कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती है। तो बच्चों को ग्लोब के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है और बताया जा सकता है। फिर अगला आपका टॉपिक है शारीरिक अंगों को दर्शाने में प्रयुक्त चार्ट। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो शारीरिक अंगों को दर्शाने के लिए चार्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर हम चित्र दिखा देंगे तो वो आसानी के साथ उसके बारे में बता सकते हैं, तो जिससे बच्चे अथवा छात्र छात्राएं शारीरिक अंगों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बालक होते हैं, उनको क्या समझ में आता है, जैसे कि उन्हें बताया जा सकता है कि हाथ है, पैर है, नाक है, जीभ है, दांत है, त्वचा को एक मनुष्य के चित्र पर दर्शाया जाता है। तो ये पूरा रहा आपका टीएलएम। उसके बाद आप अगली हेडिंग में लिख सकते हो कि प्रयोग करने की स्थिति शिक्षण में। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग विद्यालय में किया जाता है। इससे होने वाले फायदों के बारे में भी बच्चों को अवगत कराया गया है। यह शिक्षण एवं अधिगम में रुचि उत्पन्न करता है। इससे समय की बचत होती है। ठीक है, तो ये क्यों यूज होता है, तो ये बताया गया है कि शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग विद्यालय में किया जाता है। इससे होने वाले फायदों के बारे में भी बच्चों को अवगत कराया जाता है। यह शिक्षण अधिगम में रुचि उत्पन्न करता है। इससे समय की बचत होती है। अब समालोचना में क्या कमियां रह जाती है, ये आपको लिखना होता है। तो कुछ विशेष अधिगम सामग्री जो दीवारों पर बने होते हैं पेंट से, उनकी मरम्मत कराएं और खेल से संबंधित टीएलएम लगाए जाने चाहिए ताकि उनको खेल के बारे में भी पता चल सके। अगर अभी तक आपने फाइल नहीं बनाया है तो आप इससे बना सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि एक टॉपिक पे आपको 10 नंबर दिया जाता है, मतलब इंटर्नशिप में कुल आपके 100 नंबर होते हैं, जिसमें से 10 टॉपिक मिलता है और एक टॉपिक पूरा 10 नंबर का होता है। तो इसलिए आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन, छात्रों के पूर्व ज्ञान से तात्पर्य छात्रों के उस ज्ञान से है जो छात्रों को हम पूर्व में घटे घटनाओं, विषय विशेष से संबंधित ज्ञान, व्यवहार आदि से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से निकट भविष्य में आने वाली समस्याओं, कठिनाइयों आदि को दूर करने में सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को हम पूर्व ज्ञान कहते हैं, मतलब उनको पहले से ही पता रहता है। अब ये प्रश्न आता है कि छात्रों की पूर्व ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो छात्रों के पूर्व ज्ञान को शिक्षक जानकर उनके स्तर को समझ सकता है। ठीक है, इसमें शिक्षक यह तय कर पाता है कि कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि जब एक शिक्षक अपने छात्रों से कुछ भी सवाल पूछता है और अच्छे से बता देते हैं और पूर्व ज्ञान से रिलेटेड भी सवाल पूछते हैं, अगर बता देते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इनकी जो बुद्धि लब्धि, जो इनका IQ है, जो इनका स्तर है, ये कहाँ तक है। तो इसलिए पूर्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान ज्ञात करने की क्या विधियां हैं। तो पूर्व ज्ञान ज्ञात करने के लिए वे विषय से संबंधित आसान प्रश्न पूछते हैं। पहले व्यवहारिक प्रश्न, फिर सैद्धांतिक प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले व्यवहारिक प्रश्न पूछोगे तो वो आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं, बट अगर आप पहले ही टफ क्वेश्चन करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए सबसे पहले व्यवहारिक, उसके बाद सैद्धांतिक प्रश्न पूछने चाहिए और उनके जो विषय वस्तु है उनमें से सबसे आसान प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए। जब वो छोटे से मतलब आसान प्रश्न का आंसर कर देंगे तो वो आसानी के साथ जो टफ क्वेश्चन रहेगा उसका भी आंसर कर सकते हैं। तो ये रहता है छात्रों का पूर्व ज्ञान ज्ञात करने की विधियां। यदि एक बार में बालक उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें समझाकर अन्य तरीकों से पूछना चाहिए। जहां बालक उत्तर न दे सके उसी आधार पर उसका पूर्व ज्ञान ज्ञात करते हैं। और शिक्षण में बच्चों को रटाने के स्थान पर समझ विकसित करने की जरूरत है। तो ये आपका होता है छात्र पूर्व ज्ञान की विधि। ठीक है, अगला है कक्षा 1 के छात्रों का पूर्व ज्ञान का अध्ययन। अगर आपने टीचिंग किया होगा तो आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक जाते होंगे, तो उसमें आप कुछ प्रश्न पूछते होंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ अपने अनुसार भी लिख सकते हो कि हम जब कक्षा 1 में गए तो हमने क्या प्रश्न पूछा, उनको पहले से क्या पता था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो
ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा कि प्राथमिक विद्यालय, तो आप यहाँ अपना प्राथमिक विद्यालय लिखोगे जो कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब जो प्राथमिक स्कूल मिला है, ठीक है। और प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चों को पूर्व ज्ञान अध्ययन किया। वहां बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछे गए। बच्चों को अपने परिवेश की जानकारी थी, लेकिन पाठ्य पुस्तक संबंधी ज्ञान बहुत कम था, ठीक है। मतलब जैसे अपना परिवेश, कैसा परिवेश होता है, ये सब कुछ मालूम था, लेकिन जब उनके सब्जेक्ट से पूछा गया, उनके विषय वस्तु से पूछा गया कोई प्रश्न, तो उसका जो ज्ञान था वो बहुत ही कम था। अब आता है कक्षा 2 के छात्रों के पूर्व ज्ञान, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे कि दिनांक, जिस डेट को पढ़ा रहे हो वो आप लिखोगे, कौन से क्लास, तो क्लास 2 है, विषय आपका कौन सा है, तो हमारा परिवेश, प्रकरण कौन सा है, अवधि कितने तक है, तो ये सब कुछ पहले लिखोगे। फिर आप क्रम संख्या और ऐसे आप चार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे छात्र अध्यापिका का प्रश्न और छात्र का या छात्राओं का उत्तर, ऐसे लिख सकते हो। तो सबसे पहला आप क्लास 2 में ये प्रश्न पूछ सकते हो। आप कोई भी, जैसे आपने क्लास 2 में गए होंगे तो आप प्रश्न पूछे होंगे, तो कोई भी प्रश्न लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके देश की राजधानी क्या है, तो उधर से जो छात्र छात्राएं होते हैं वो बोलते हैं नई दिल्ली। फिर आता है सेकंड प्रश्न कि आपके देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो उधर से आंसर आता है कमल। आपके देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, आंसर आता है तिरंगा। आपके देश का नाम क्या है, तो हमारे देश का नाम है भारत, इंडिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्लास 3 में जाएंगे और क्लास 3 में आपने छात्रों का पूर्व ज्ञान कैसे देखा, क्या था उनका पूरा। तो इस कक्षा में बच्चों को परिवेशीय जानकारी थी, परंतु सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था। मैंने बच्चों से भारत के विषय में पूछा, तो उसमें 4-5 को छोड़कर अन्य को जानकारी बहुत ही कम थी। जैसे फिर इसमें दिनांक, कक्षा 3, विषय हमारा परिवेश, प्रकरण, अवधि, ये सब आप लिखोगे, ठीक है। अब देखिए सेम वही क्रम संख्या और छात्र अध्यापिका का प्रश्न और छात्र का उत्तर। तो फर्स्ट जैसे कि बच्चों तुम्हारे गांव का नाम क्या है, ठीक है। तो आप जहां से जो आप स्कूल प्राप्त होगा वो स्कूल नाम बताएंगे, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। कि प्रदेश का क्या नाम है, तो उत्तर प्रदेश नाम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ। तो ये क्लास 3 के बच्चों का पूर्व ज्ञान था। अगला है क्लास 4। तो क्लास 4 में क्या है, तो कक्षा 4 के छात्रों का पूर्व ज्ञान का अध्ययन। इस कक्षा में बच्चों को परिवेश की जानकारी है। मैंने बच्चों से वाष्पीकरण के बारे में पूछा, सभी बच्चों का ज्ञान संतोषजनक था। अब इसमें भी दिनांक, कक्षा 4, विषय, परख, प्रकरण, अवधि, ये सब कुछ लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या होता है, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका का प्रश्न और छात्राओं का उत्तर। फर्स्ट आपका प्रश्न होता है जैसे कि तालाब में पानी किस टाइम भरता है, किस समय भरता है। आंसर उधर से आता है बरसात के मौसम में तालाब में पानी भर जाता है। अगला है सेकंड प्रश्न कि तालाब में पानी कब सूखता है, मतलब उसमें से पानी कब खत्म होता है। तो छात्र छात्राएं जो होते हैं वो कहते हैं गर्मी के मौसम में, ठीक है। या आप लिख सकते हो जब धूप होता है तब भी तालाब में पानी सूख जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि ठंड किस महीने से शुरू हो जाती है, तो उधर से आंसर आता है नवंबर महीने से ठंड की शुरुआत हो जाती है। आप चाहो तो बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो कि ठंड कितने महीने तक रहती है, गर्मी किस मौसम में, बरसात किस मौसम में, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। अब आता है क्लास 5 की बारी। तो कक्षा 5 के छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन। प्राथमिक विद्यालय आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में हमारा परिवेश, बच्चों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन था। इस कक्षा के बच्चों में विषय हिंदी का ज्ञान बहुत ही अच्छा था। कैसे, जैसे आपने गए होंगे जिस क्लास में, तो आपने हिंदी के बारे में पूछा होगा तो आसानी से बता दिए होंगे। जैसे दिनांक, किस डेट को गए, क्लास 5, विषय हिंदी, प्रकरण कौन सा, अवधि। तो देखिए क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका का प्रश्न और छात्रों का उत्तर। इधर से आपने प्रश्न किया कि महात्मा गांधी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों का पूरा ज्ञान था, उन्होंने बता दिया बापू। फिर सेकंड आपका प्रश्न था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। फिर आपने थर्ड प्रश्न किया बापू का जन्म कहाँ हुआ था,
तो उधर से आंसर आया पोरबंदर। आप फिर से प्रश्न पूछ सकते हो कि बापू के पिताजी का क्या नाम था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, वो किस स्वभाव के थे, तो उधर से अगर उनको पता होगा तो वो बता सकते हैं कि न्यायवादी, सत्यवादी। ठीक है, उनकी माता कैसी थी, तो धार्मिक स्वभाव की थी, बिना खाए बिना पूजा किए वो खाना नहीं खाती थी। तो मतलब ये सब आप प्रश्न लिख सकते हो, और आपने जो प्रश्न पूछा होगा तो आसानी से आप बता सकते हो। तो ये रहा आज का टॉपिक। ठीक है, यही समाप्त होता है, और हम कल वीडियो जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। छात्रों का पूर्व ज्ञान। ये हमने 3 टॉपिक क्लियर किए हैं, और अगर अभी तक आपने फाइल नहीं लिखा है तो मैं PDF भी टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, आप वहां से ज्वाइन होकर इसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा ये चौथा हेडिंग है जिसका नाम है रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना। इसमें क्या लिखना होता है मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें फर्स्ट प्रस्तावना हेडिंग डालना होता है। फिर इसमें लिखना होता है कि निदानात्मक कार्य के समय जो जानकारियां मिलती है उन पर नियंत्रण करने तथा उपचार करने के लिए उपचारात्मक कार्य किए जाते हैं। इसके लिए छात्रों की रुचि, प्रकृति, पूर्व ज्ञान आदि विषय की जानकारी शिक्षक को पहले से हो तो शिक्षक को शिक्षण की विधियों व युक्तियों को चयन में आसानी रहती है। तो ये रहा पूरा प्रस्तावना। अब समझिए रेमेडियल मतलब क्या होता है, उपचारात्मक। ठीक है, कि निदानात्मक कार्य के समय जो जानकारियां मिलती है उन पर नियंत्रण करने तथा उपचार करने के लिए उपचारात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि रुचि, प्रकृति, पूर्व ज्ञान आदि विषय की अगर जानकारी एक शिक्षक को हो तो बहुत ही अच्छा शिक्षण दे सकता है, और जो भी कमी रहेगी एक बालक में उसे दूर कर सकता है। तो ये रहता है। ठीक है, अगला आपका हेडिंग रहेगा रेमेडियल टीचिंग की स्थिति। रेमेडियल का ये इंग्लिश शब्द है। ठीक है, इसका हिंदी उपचारात्मक होता है। तो रेमेडियल टीचिंग की स्थिति बच्चों की कमियों का पता करके निम्न गतिविधियों द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो भी कमी रहती है उन्हें निम्न स्टेप के द्वारा, निम्न टेक्निक्स के द्वारा दूर किया जाता है। जैसे फर्स्ट है क्रिया आधारित शिक्षण। तो ये फर्स्ट आपका टेक्निक्स है। तो ज्ञान प्रदान करने वाली क्रियाओं द्वारा वस्तुओं के प्राप्त होने का स्थान व संग्रह की जानकारी देना। उसके बाद ज्ञान व्यक्त करने वाली वस्तुओं जिसमें बालक अपने द्वारा अर्जित ज्ञान कर व्यक्त कर सके, जिससे उसकी हिचकिचाहट दूर हो, जो भी उसकी हेजिटेशन हो वो दूर हो, तो ये करना चाहिए। फिर कौशल विकास की क्रिया है जो बालक विभिन्न वस्तुओं को बनाकर प्राप्त करते हैं, इससे रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टेक्निक। दूसरा होता है रुचिपूर्ण शिक्षण। तो बच्चों के ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा कठिन विषय सरलता से समझाने के लिए बच्चों को रुचिपूर्ण शिक्षण देनी चाहिए, ताकि उनको उसमें इंटरेस्ट आए और आसानी से कुछ भी सीख सके। बिना इंटरेस्ट, बिना रुचि के वो कुछ भी ना ही सीख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे, और जो कुछ भी आप पढ़ाओगे फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा, और वो क्लास पूरा उनको मतलब एक तरीके से बोरिंग लगेगा। इसके लिए विषय वस्तु को ऐसा बनाना चाहिए ताकि बच्चे आकर्षित हो सके, जैसे कि कहानियाँ। ठीक है, कुछ भी विषय पढ़ा रहे हो तो उसके पहले कुछ कहानियाँ, चुटकुले, चार्ट पेपर, TLM का प्रयोग करना चाहिए। उनको मतलब बहुत ही अच्छे से पहले बताना चाहिए, फिर अपने पाठ्य वस्तु पर आना चाहिए। फिर विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जैसे ये पॉइंट है। ठीक है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, TLM का प्रयोग करना, खेल गतिविधि, वाद विवाद, विषय प्रदर्शन, ये सभी आपके टेक्निक्स आ जाते हैं। अब देखिए आप समालोचना में क्या बता सकते हो। ठीक है, क्या कमियां हैं आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे आप टीचिंग करने जाते हो तो आप देखते होगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कि निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कि छात्रों के विषय को याद करने संबंधी कठिनाइयों को पता लगाया जाए। दूसरा, और गलतियों का विश्लेषण पर उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाई जाए। जो भी बच्चे गलती कर रहे हैं उनका विश्लेषण कर उनको अच्छे से ज्ञान देने के लिए उनके लिए नियोजन बनाया जाए। तो छात्रों की खेल में रुचि को देखते हुए यह महसूस की गई कि खेल के मैदान में छोटे बच्चों के लिए पर्याप्त झूले होने चाहिए
और विद्यालय के पास विभिन्न प्रकार के खेल में लगने वाले सामग्री रखने चाहिए। तो आप देख सकते हो जो ये आपका हेडिंग है। तो जैसे जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका 5वां हेडिंग है कि विद्यालय का प्रोफाइल तैयार करना और विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति एवं समालोचना। अगर आपको ये थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे तो इसके लिए सॉरी, आप क्या कर लो कि अपना जो क्वालिटी है इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, 340 पे कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो आपको क्या लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद विद्यालय खंड का नाम लिखना है, यहाँ पे जो भी आपको स्कूल मिला है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर किस जिले से हो आप ये लिखना है। फिर प्रधानाध्यापक का नाम लिखना है। फिर सहायक अध्यापक एवं अध्यापिका का नाम, फिर रसोइया का नाम, फिर विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। अगला स्टेप जो होगा आपका हेडिंग है कि बच्चों की प्रोफाइल तैयार करना, ठीक है। बच्चों की प्रोफाइल तैयार करना, तो आप यहाँ हेडिंग डालोगे बच्चों की प्रोफाइल तैयार करना और छात्र छात्राओं का निवारण। उसके बाद आपको जो भी प्राथमिक विद्यालय मिला है आप यहाँ उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है, कि प्राथमिक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है तो वो लिखकर उसके बाद जिसमें छात्र की संख्या एवं छात्र की संख्या है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में आप यहाँ जैसे आप यहाँ देख सकते हो तो ये आपको प्राथमिक विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों का व्यवहार, वर्ग, जाति, तो आप यहाँ कक्षा 3 के जैसे जो भी आप क्लास में पढ़ाया होंगे उनका नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने क्लास 3 का लिखा है तो आप छात्रा का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पता, ये सब कुछ लिखोगे। फिर कक्षा 3 के, तो ऐसे सब कुछ आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका हेडिंग रहेगा कि भौतिकी संसाधनों की स्थिति एवं समालोचना। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है कि भौतिक संसाधनों से तात्पर्य ऐसे कारकों से है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों में सहायक होते हैं। अगला आपका हेडिंग रहेगा विद्यालय भवन में कक्षा की स्थिति। तो विद्यालय भवन में कुल 5 कक्ष है तथा एक बहुत बड़ा परिसर क्षेत्र है और बच्चों के खेलने के लिए है, ठीक है, बहुत बड़ा फील्ड। अब देख सकते हैं क्रम संख्या विवरण और हाँ और नहीं में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो एक चार्ट बना लोगे। तो फर्स्ट आपका सवाल रहेगा कि विद्यालय की छत ठीक है, तो अगर ठीक है तो हाँ पे टिक करोगे, अगर नहीं तो ना पे। फिर सेकंड प्रश्न है कि विद्यालय कक्षों की फर्श ठीक है या नहीं, तो अगर ठीक है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं आप लिख सकते हो, ये अपने अनुसार आपको लिखना है। फिर तीसरा ये कि विद्यालय में खेल का मैदान है, अगर है तो यस, अगर नो तो नो। फिर चौथा पॉइंट है कि दीवारों पर पेंट किया गया है, यस तो यस, नो तो नो। फिर 5वां विद्यालय में रैंप की व्यवस्था है, तो यस या फिर नो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो स्कूल मिला है वहाँ का कैसा है। फिर शौचालय की स्थिति, तो प्राथमिक विद्यालय में शौचालय की स्थिति मतलब अच्छी है, कुल 2 है, ठीक है। और आप अपने अनुसार लिख सकते हो कि जो आपको स्कूल मिला है वहाँ के मतलब जो शौचालय है वो कितने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए विवरण, इसको भी चार्ट बना लीजिए। फर्स्ट में बालक बालिका के लिए अलग अलग शौचालय, तो अगर है तो यस और नहीं तो नो। फिर सेकंड है शौचालय उपयोग है, मतलब उपयोग में है तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर थर्ड है शौचालय में दरवाजे की व्यवस्था है, तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर शौचालय में स्वच्छता है, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फिर शौचालय में पानी की व्यवस्था है, यस तो यस और नहीं तो नो। ये आप पे मतलब आप देखोगे कि वहाँ की कैसी व्यवस्था है। फिर अगला आपका हेडिंग रहेगा पेयजल की व्यवस्था। तो विद्यालय में पानी का उचित प्रबंध है जिसका उपयोग खाने बनाने, बर्तन धुलने आदि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। पानी स्वच्छ तथा पीने योग्य है। उसके बाद रसोई कैसा है ये भी आपको लिखना होगा। तो विद्यालय परिसर में एक किचन है, यह रसोई तथा खाना बनाने वाला कमरा स्वच्छ है। प्राथमिक विद्यालय में मेन्यू के अनुसार खाना बनता है। अगला आपका पॉइंट है रसोई के भंडारण कक्ष का उपयोग राशन रखने के लिए किया जाता है। अब इसमें आप समालोचना में लिख सकते हो, मतलब क्या थोड़ा और सुधार किया जा सकता है। तो आप यहाँ बताओ कि विद्यालय का माहौल संतोषजनक था। अध्यापक जिस ढंग से बच्चों को पढ़ाने में समझाते थे वो बच्चों को मानसिक स्तर का था तथा पढ़ाने का सरल तरीका TLM का प्रयोग किया जाता था। छोटे बच्चे तथा मंदबुद्धि बच्चों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
तो ये आपका 5वां हेडिंग खत्म हो गया। अब 6वें हेडिंग पे चलते हैं, जो आपकी हेडिंग है शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण। ठीक है, तो वर्तमान में संपादित होने वाली गतिविधियों की स्थिति कैसी है। तो विद्यालय का समय, इसमें आपको क्या लिखना है। तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों का समय अप्रैल, मतलब जैसे जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अप्रैल तक प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक निर्धारित है, जिसमें मध्यावकाश 10 से 11 तक होता है। और वहीं जबकि अक्टूबर से मार्च तक विद्यालय का समय 9 बजे से 3 बजे तक निर्धारित है, जिसमें 12 बजे से 1 बजे तक मध्यावकाश समय निर्धारित है। मैं जल्दी जल्दी डिस्कस यूँ कर रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर। फिर देखिए अगला आपका पॉइंट है कि विद्यालय में अधिकतर सभी शैक्षिक गतिविधियों का अपनाया जा रहा है। फिर विद्यालय में प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम के अनुसार समय सारणी लगी हुई है। फिर श्यामपट्ट पर प्रतिदिन दिनांक व पढ़ाए जाने वाला विषय का विवरण दिया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस पर शिक्षकों द्वारा उसी दिन की महत्ता के बारे में बताई जाती है, अवगत कराई जाती है। विद्यार्थियों को मिली अभ्यास पुस्तिका पर भी नियमित रूप से कार्य कराया जाता है। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से श्यामपट्ट पर लिखवाया व पढ़वाया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक विद्यार्थियों को बहुत से खेल कूद के माध्यम से उनका ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित किया जाता है। अगला आपका हेडिंग है शिक्षण में संगीत को माध्यम बनाना। तो कक्षा में पढ़ाने वाले प्रत्येक बच्चे यह सबसे महत्वपूर्ण है कि वह विद्यालय में समय पर आए। फिर विद्यालय में आने पर सर्वप्रथम प्रत्येक बच्चे से प्रार्थना करवाना, जैसे प्रार्थना है कि वह शक्ति हमें दे, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे रहे। और शैक्षिक गतिविधि में यह भी शामिल है। अब आता है अभ्यास करवाना। तो कक्षा में प्रत्येक छात्र छात्राओं के द्वारा अभ्यास करवाया जाता है। जो कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हैं उसे बार बार अभ्यास करवाते हैं। फिर है चित्र के माध्यम से पढ़ाना। विद्यालय में तथा कक्षा में बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र लगवाना, कला के माध्यम से बच्चों को सिखाना। प्रतियोगिता का आयोजन करना, उन बच्चों के द्वारा बनाए गए पोस्टर कक्षा में लगवाना जिससे उन पोस्टरों को देखकर बच्चे की पढ़ाई की ओर ध्यान आकर्षित हो सके। फिर है राष्ट्रीय दिवस हेतु समारोह का आयोजन से ज्ञान देना। विद्यालय में समय समय पर राष्ट्रीय दिवस का आयोजन करना। एग्जाम्पल जैसे गांधी दिवस, ठीक है, 2 अक्टूबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, बच्चे के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। सेकंड, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट के लिए सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता कराना। विद्यालय में खेल का आयोजन कराना। अब देखिए शब्द अंताक्षरी। विद्यालय में समय समय पर शब्द अंताक्षरी के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है, ठीक है, और बच्चे खेल खेल में जल्दी सीखते हैं। अतः शिक्षक द्वारा समय समय पर शब्द अंताक्षरी कराई जाती है। फिर आपका हेडिंग है सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता। तो विद्यालय में बच्चों की मानसिक क्षमता और अधिक विकास करने के लिए, ठीक है, क्यों इसका मतलब प्रतियोगिता होता है। फिर सामान्य ज्ञान का विषय का टेस्ट का एक प्रतियोगिता बनाया जाता है और बच्चों को प्रेरित किया जाता है और इसमें भाग लेने के लिए, ठीक है। अगला आपका 7वां हेडिंग है कि विद्यालय अभिलेखों का विवरण एवं रखरखाव एवं समालोचना। तो सभी अभिलेखों को सावधानी व उचित ढंग से रखा जाता है। विद्यालय में मुख्य रूप से छात्रों की उपस्थिति का रजिस्टर, शिक्षकों की उपस्थिति का रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, ठीक है, MDM के लिए रजिस्टर मतलब मिड डे मील, फिर SMDC के लिए रजिस्टर, गांव की जनगणना के लिए फिर रजिस्टर, गांव की जनगणना के लिए रजिस्टर आदि अभिलेख है। चौथा पॉइंट है कि छात्र उपस्थित रजिस्टर में नियमित रूप से छात्रों की उपस्थिति लिखी जाती है। पत्र व्यवहार रजिस्टर में प्रत्येक शिक्षक के बीच में जाने के कारण किसी शिक्षक के छुट्टी पर होने के कारण वह सूचना का कार्यभार हस्तांतरण का विवरण लिखी जाती है।
उसके बाद विद्यालय में निम्न प्रकार के अभिलेखों के रजिस्टर बनाए हैं जो इस प्रकार है। तो फर्स्ट है मिड डे मील रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, टीसी रजिस्टर, अध्यापक उपस्थित, अध्यापक डायरी, पत्र व्यवहार पत्रिका, छात्र छात्रा का मोबाइल नंबर पंजिका, पुस्तक विवरण रजिस्टर, छात्रवृत्ति रजिस्टर, परीक्षा फल रजिस्टर, अभिभावक रजिस्टर, शिकायत एवं सुझाव पंजिका, उसके बाद छात्र उपस्थित रजिस्टर, उसके बाद ड्रेस रजिस्टर, मतलब इन सभी का रजिस्टर बनाया जाता है। फिर परीक्षा फल रजिस्टर, तो विद्यालय में पुस्तकों का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए पुस्तक विवरण रजिस्टर भी उपलब्ध है। इस रजिस्टर में सभी प्रकार की पुस्तकों के स्टॉक व रिकॉर्ड है। अगला आपका जो पॉइंट है मिड डे मील रजिस्टर, तो विद्यालय में बच्चों को दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन के लिए मिड डे मील रजिस्टर की उपलब्धता है। फिर दाखिला रजिस्टर, बच्चों की दाखिले का रिकॉर्ड रखने के लिए दाखिला रजिस्टर की भी उपलब्ध है। इस रजिस्टर में बच्चों की दाखिला का हिसाब रखा जाता है। विद्यालय में सभी अभिलेख समय पर त्रुटिहीन तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक अभिलेख को हेडमास्टर की देखरेख में तैयार किया जाता है। छात्रवृत्ति विवरण रजिस्टर, तो विद्यालय में बच्चों की वार्षिक दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति रजिस्टर भी उपलब्ध है। इस रजिस्टर में बच्चों को हर साल दी जाने वाली छात्रवृत्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला आपका पॉइंट है परीक्षा फल रजिस्टर, तो विद्यालय में पुस्तकों का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए पुस्तक विवरण रजिस्टर भी उपलब्ध है। इस रजिस्टर में सभी प्रकार की पुस्तकों के स्टॉक व रिकॉर्ड है। अब देखिए क्या लिख सकते हो समालोचना में, विद्यालय में सभी कार्यों को संपन्न करने वाले उनके आवश्यक रिकॉर्ड के लिए विद्यालय में अभिलेखों की तैयारी किया जाता है। उन्हें लंबे समय तक के लिए अच्छे से रख रखाव का होना आवश्यक है। अगला 8वां आपका पॉइंट है कि विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना, तो विद्यालय अभिलेखों का विवरण निम्नलिखित है। पहला अध्यापक उपस्थित पंजिका, दूसरा आवागमन पंजिका, तीसरा मध्याह्न भोजन पंजिका, फिर अगला है चौथा छात्र उपस्थित पंजिका, फिर अगला है पुस्तक विवरण पंजिका, नेक्स्ट है उपभोग पंजिका, और उसके बाद है परिवेशांक पंजिका, नेक्स्ट है आय व्यय पंजिका, और उसके बाद है ड्रेस विवरण पंजिका। अब देखते हैं इसमें क्या सारे का मतलब डिफिनीशन हो जाएगा। तो फर्स्ट है अध्यापक उपस्थित पंजिका। इस पंजिका में अध्यापकों की स्थिति का विवरण है, जिसमें अध्यापक प्रतिदिन आकर आने का समय व जाने का समय हस्ताक्षर सिग्नेचर करते हैं। अगला है आवागमन पंजिका, तो इसमें अध्यापक किसी कारणवश उपस्थित नहीं होते हैं तो उसमें वो दिनांक नोट करनी होती है, ठीक है। अगला है मध्याह्न भोजन पंजिका, तो इस पंजिका में मध्याह्न में भोजन बनाने वाले का विवरण तथा बनने वाला भोजन का विवरण व छात्रों की संख्या नोट की जाती है। प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग मेन्यू निर्धारित होता है जो इसमें अंकित करना पड़ता है। छात्र उपस्थित पंजिका, इस उपस्थित में छात्रों की उपस्थिति का विवरण होता है, जिससे कि प्रतिदिन उनकी उपस्थिति व अनुपस्थिति का ब्यौरा रखा जाता है, चढ़ाया जाता है। 5वां है पुस्तक विवरण पंजिका। इस पंजिका में निःशुल्क वितरित पुस्तकों का विवरण लिखा जाता है। प्रत्येक कक्षा में एक पंजिका बनाई जाती है। 6वां है उपभोग पंजिका। विद्यालय में उपभोग पंजिका भी होती है। इस पंजिका में विद्यालय के खर्चे का पूरा ब्यौरा नोट किया जाता है। 7वां है ड्रेस विवरण पंजिका, तो इस पंजिका में निःशुल्क ड्रेस वितरण का ब्यौरा लिखा जाता है और प्रत्येक कक्षा के लिए पंजिका बनाई जाती है। 8वां है प्रवेशांक पंजिका, तो इस पंजिका में बच्चों के द्वारा स्कूल में प्रवेश लेने का विवरण लिखा जाता है। लास्ट आपका है आय व्यय पंजिका, तो इस पंजिका में विद्यालय के आय व्यय का ब्यौरा लिखा जाता है। अगला आपका 9वां पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना। तो विद्यालय में छात्रों द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप कराए जाते हैं, जैसे 26 जनवरी पर सभी विद्यार्थियों ने कविताएं सुनाई, राष्ट्रीय गीत सुनाए, स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में बताया। बच्चों ने कई देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। समय समय पर बच्चों को खेल कूद भी कराया जाता है। फिर अगला आपका पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत खेल कूद, योगासन, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस तथा अन्य साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के आयोग पर विशेष बल दिया जाता है। बच्चे अगर शरीर से जितने स्वस्थ रहेंगे उतने ही मानसिक उनका उतना ही विकसित होगा। पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों में
तो खेल कूद, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्रियाकलापों के साथ साथ स्काउटिंग एवं गाइड के माध्यम से बच्चों के आज्ञाकारिता, सहिष्णुता एवं देशभक्ति की भावना विकसित करना। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में तो विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास के लिए अध्यापक को विद्यालय में पठन पाठन के साथ साथ पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों का आयोजन कराना होता है। पढ़ो, समझो और स्थानीय मन। स्थानीय मन आपने कैसे पढ़ा है? तो जैसे हजार, सैकड़ा, दहाई का आप यहाँ स्थानीय मान चार्ट के द्वारा, जैसे 1 का स्थानीय मान क्या होगा तो इकाई से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 में दहाई से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 को 100 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 3 को 1000 में गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा। अब भिन्न को समझो और खाली स्थान बताओ। तो 2/4 को तो आपको बताना है इसमें अंश कौन है, हर कौन है। ठीक है, आपने जो पढ़ाया होगा वो भी आप इसमें लिख सकते हो। फिर संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो 3200 को अंकों में लिखिए। ठीक है, 1000 को अंकों में लिखिए। भ्रमण एवं निरीक्षण, तो भ्रमण एवं निरीक्षण बच्चे के मानसिक विकास में सहायक होता है और विद्यालय में भ्रमण की व्यवस्था है। लास्ट पॉइंट है 10वां, सामुदायिक सहभागिता की स्थिति, SMDC की स्थिति एवं उसकी समालोचना। ठीक है, ये लास्ट आपका पॉइंट है। तो विद्यालय में समय समय पर सभी आवश्यक मीटिंग होती है। सभी शिक्षक व निर्वाचित सदस्य नियमित रूप से मीटिंग में भाग लेते हैं। सभी आवश्यक मीटिंग हेड मास्टर की देखरेख में होती है। अगला आपका पॉइंट है सामुदायिक सहभागिता विद्यालय में गठन समिति के गठन की प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंध समिति के कुल 15 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य के नामित पद होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक। फिर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नियुक्ति, अधीनस्थ कर्मचारी, सभी सदस्यों छात्रों के अभिभावक होंगे। उसके बाद विद्यालय प्रबंध समिति के 50% भागीदारी महिलाओं की होगी। विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन सराहनीय है। फिर SMC, तो ये क्या है? SMC का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। सामुदायिक सहभागिता की स्थिति के विवरण को SMC कहते हैं। ठीक है, और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि SMC किसे कहते हैं। तो सामुदायिक सहभागिता की स्थिति को विवरण को SMC कहते हैं। विद्यालय को बेहतर व उच्च गति में एवं शैक्षिकता एवं स्वच्छता को चलाने के लिए एक गठन संगठन के कार्य के लिए बेहतर आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय विकास में समुदाय कार्य, तो भवन निर्माण, फर्नीचर की व्यवस्था, श्याम पट चाक डस्टर की व्यवस्था, विद्यालय की सुरक्षा, सफाई, खेल के मैदान की व्यवस्था, 100% नामांकन, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था, शराब त्याग को रोकना। अब देखिए SMDC, तो यह समिति प्रधान तथा प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के कार्यों को संचालक हेतु बनाई जाती है। इसमें शासन द्वारा मनोनीत सदस्य, लेखपाल जैसे ANM, स्वास्थ्य कर्मी, प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाई गई अभिभावकों की खाली बैठक में SMDC अध्यक्ष का चुनाव होता है। साथ ही 15 सदस्यीय समिति अध्यक्ष को मनोनीत करती है। ये सदस्य सामान्य, पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के होते हैं। सदस्यों और अध्यक्षों में कम से कम 50% की भागीदारी अनिवार्य है। अब है BEC, तो BEC में अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, सचिव, प्रधानाध्यापक तथा एक सदस्य विद्यालय के सबसे होशियार तथा कमजोर छात्रों के माता पिता का होना अनिवार्य है तथा SC की महिला का होना अनिवार्य है। और BEC खाते का संचालक तथा ग्राम प्रधान के द्वारा होता है। इसमें विकास कार्य का धन आता है, परंतु अब यह खाता चलन से बाहर है। अब है PTA, लास्ट आपका हेडिंग है। इस समिति में छात्रों के माता पिता की विद्यालय के कार्य में सहभागिता, सभी अभिभावकों को अध्यापकों से समय समय पर संपर्क करने, छात्रों की समस्याओं का समाधान करने, SMDC तथा BEC की बैठकों में प्रतिभाग करके विद्यालयों के समस्त विकास कार्यों को सुधार के लिए सुझाव देना है। तो ये आपका यही इंटर्नशिप फाइल समाप्त होता है। ठीक है, आपको केवल इतना ही लिखना है आपको अपने फाइल में। ठीक है, और जब सब कुछ आप लिख लोगे तो फर्स्ट जो आपको पेज होता है विवरण के लिए, उसमें जितने भी 10 टॉपिक लिखोगे और आपने किस पेज में कितना लिखा है वो लिखोगे। ठीक है, तो उसके बाद ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप जैसे ही टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आसानी से आपको
उसे ओपन करना होगा और उसमें लिखना होगा अपडेट विद काजल, और आप आसानी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से नोट्स बनाओ और एग्जाम की तैयारी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।